हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग ऊष्मागतिकी चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और आज इसका फाइनल पार्ट कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने पहले के सारे पार्ट देखे होंगे, समझे होंगे और जो फॉर्मूले वगैरह मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि वर्क डन के काम आने वाले हैं वो यहाँ पर काम आएंगे, तो उन सब का यहाँ अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9 फाइनल पार्ट है, कार्नोट चक्र, कार्नोट साइकिल के बारे में बात करें। तो कार्नोट साइकिल हमने देख लिया था, आज बात करेंगे कार्नोट इंजन की। ठीक है, कार्नोट इंजन के बारे में सारी चीजें मैं बता देता हूं। पहला तो यह कार्नोट चक्र जो कल बताया था प्रीवियस क्लास में, चक्र पर आधारित एक काल्पनिक इंजन है। कैसा है? काल्पनिक इंजन है। ठीक है, दूसरा, इस इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। क्या होता है? अधिकतम होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी होती है, नीटा मैक्सिमम होता है, जो भी आता है इससे ज्यादा दक्षता नहीं हो सकती। इसमें एक चक्रीय उत्क्रमणीय प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रक्रम उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में, या यह चक्रीय, ऐसे लिख दो, यह चक्रीय उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। वही कार्नोट चक्र जो है वो चक्रीय उत्क्रमणीय प्रोसेस ही है। तो अगर दोनों शब्द आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कार्नोट चक्र को ये कहा जाता है ना। पर उसमें स्पेशल चक्रीय उत्क्रमणीय कोई और भी हो सकता है, लेकिन कार्नोट चक्र और चक्रीय उत्क्रमणीय मतलब वो जो कार्नोट चक्रीय प्रोसेस है उसमें भी कौन सा प्रोसेस यूज किया है? चक्रीय उत्क्रमणीय प्रोसेस यूज किया। चलिए साहब, ये वाली बात हमें पता। अब इसके भाग क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो इसके भाग जो होते हैं इस इंजन के बनावट में अगर हम बात करें, बेसिकली ये थ्योरेटिकल है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वही ये होता है, सबसे पहला होता है स्रोत। इंजन में वही पार्ट, इंजन के पार्ट आपको पता ही होता है, वही वाले। ये होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। इसके सारे पार्ट तो जो है यहां पे इसलिए बना रहा हूं ताकि याद रहे आपको, है ना। ये बराबर ऐसा नहीं कि इधर से छोटा बड़ा है, ये इक्वल है, ठीक है ना, ये और ये। तो ये तीनों तो जो होते हैं, ये और ये तीनों, ये तो होते हैं कुचालक, ध्यान दें इसको। और ये होता है चालक, यानी यहां से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। इसका तापमान होता है T1। दूसरा यहां पर होता है कुचालक पट्टिका, कुचालक पट्टिका, ठीक है। तीसरा सिंक। क्या होता है? यहां पे होता है सिंक।
सिंक में भी यही बात है, ये तीनों कुचालक होते हैं, ये और ये वाला, ये तीनों तो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। या इसको एक वर्ड और बोला जाता है ऊष्मारोधी, कंफ्यूज ना हो, ऊष्मारोधी यानी हीट का कोई भी, इनके थ्रू कोई भी ऊष्मा आ या जा नहीं सकती, ऊष्मारोधी। लेकिन इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो चालक होता है। क्या होता है वो? ऊष्मा का सुचालक होता है या फिर चालक होता है। और यहां पर होता है कार्यकारी पदार्थ। इसको अगर समझ लोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे जैसा मैंने बनाया। एग्जाम में डायग्राम का बहुत वैल्यू होता है। कार्यकारी पदार्थ, इस सिंक का ये होता है सिंक, और सिंक का टेम्परेचर होता है T2, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है T1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T2, है ना। T1 बहुत ज़्यादा होता है, T2 बहुत कम होता है। बेसिकली ये ठंडा होता है और ये गर्म होता है। ओके, ये कार्यकारी पदार्थ होता है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना, ऊपर नीचे जा सकता है। और इसमें जो है आदर्श गैस भरी होती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या भरी होती है? आदर्श गैस भरी होती है। इसमें ये वाला सुचालक होता है या चालक जिसको बोलते हैं, क्योंकि सब में चालक लिखा है तो यहाँ पे भी चालक लिख देता हूँ। बाकी तीनों जो है वो कुचालक होते हैं। कुचालक, कुचालक और यहाँ पर भी ये कुचालक ही है। इनके बीच में कोई घर्षण नहीं है यहाँ और यहाँ, ये आराम से ऊपर नीचे जा सकता है। अब समझिए होता क्या है। स्टेप फर्स्ट, अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखना। सबसे पहले कार्यकारी पदार्थ यानी आदर्श गैस वाला ये जो बर्तन है, ये जो पार्ट है, इसको जो है इसके ऊपर रखा जाता है, स्रोत के ऊपर। लेकिन स्रोत का टेम्परेचर इतना है, ज्यादा है कि यहां पर जो भी प्रोसेस होता है वो समतापीय होता है, यानी तापमान बदलता नहीं है। तो होता क्या है कि सबसे पहले अगर मैं पहले स्टेप में इसको यहां रखूंगा तो होगा क्या कि मान लीजिए कि ये नीचे वाला पार्ट है T1 पे, है ना, इसके ऊपर ये वाला सुचालक है और ऊपर मान लो कि मैंने ये रख दिया, ये वाला आदर्श गैस वाली, ये मान लो पिस्टन है, और आदर्श गैस का ये पिंडा भी चालक है और ये भी चालक है। तो इनके बीच में क्या होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि तापमान में प्रॉब्लम जो है, तापमान में क्या है? परिवर्तन है, बदलाव है। तो यहां से हीट जाएगी यहाँ, और यहाँ आदर्श गैस का क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। ऊष्मा यहाँ जाएगी और गैस का प्रसार करेगी। तो ये पिस्टन क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। देखो मैं पूरी वर्किंग बता रहा हूँ बच्चों। ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, प्रसार हो जाएगा। यानी पहले मान लेते हैं कि कुछ वॉल्यूम V1 होगा, बाद में वॉल्यूम V2 हो जाएगा। इसका कुछ वॉल्यूम V2 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन तापमान नियत रहेगा, ताप नियत रहेगा। तो ताप नियत है यानी समतापीय, और गैस ऊपर जा रही है मतलब समतापीय प्रसार। किस तापमान पे होगा? T1 तापमान पे क्या होगा? समतापीय प्रसार होगा। यानी इसके लिए मैं ग्राफ बना देता हूं। तो नेक्स्ट पे हम साथ साथ में ग्राफ बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो बहुत बार कार्नोट इंजन पूछा गया है आपका जो फाइनल जो ईयरली एग्जाम होता है उसमें। तो यहां से पहला प्रोसेस हमने मान लो तो कि A से B मैंने किया, तो दाब मान लो P1 था, आयतन V1 था और तापमान T1 था। लेकिन जब प्रसार हुआ तो दाब P2 हो गया, आयतन V2 हो गया, लेकिन तापमान अभी भी T1 ही रहा। क्यों? क्योंकि ये समतापीय प्रसार था। क्या था? समतापीय प्रसार था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर ये ऐसे हुआ, प्रसार है मतलब
इस तरह से पीवी ग्राफ है ये, पी और ये बी को थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि ग्राफ में दिक्कत नहीं। ओके, ये ए पॉइंट, ए को भी इसके ऊपर लिख देते हैं ये। अब सेकंड स्टेप में क्या किया है, इसको इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर रखा है मतलब देखिए ये कुछ इस तरह से रखोगे, मान लीजिए कि ये आयतन इसका V2 तो हो ही गया था, P2 हो गया था और तापमान T1 था। अब यहाँ पे क्या किया है, कुचालक है, देखो ये वाला कुचालक, ये वाला कुचालक और नीचे कुचालक पेंदे पे रख दिया, यानी ये भी कुचालक हो गया। अब यहाँ पर कोई भी तरह का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी डेल्टा क्यू 0 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू 0 हो रहा है। अगर डेल्टा क्यू 0 हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया है, सॉरी एक्सपेंड किया है, यानी इसके वॉल्यूम को और बढ़ाया। ये जो पिस्टन जो पहले ऊपर गया था यहाँ तक, इसको और मैं ऊपर लेके गया हूँ, यानी इसका प्रसार हुआ है। इसका क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। और इसका प्रसार हुआ है तो मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, अब T2 हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, T2 टेम्परेचर इसका हो गया है। ओके, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, T2 हो गया है। प्रसार जो है वो हुआ है तो टेम्परेचर T2 हो गया। क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। रुद्धोष्म के अंदर वर्क डन अगर पॉजिटिव आता है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर T2 हो गया है। हीट तो कहीं नहीं गई, फिर भी टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो जरूरी नहीं कि टेम्परेचर सिर्फ हीट से ही चेंज हो, है ना, और भी तरीके हैं टेम्परेचर चेंज करने के। यानी रुद्धोष्म प्रसार हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो अब V3 हो जाएगा, प्रेशर P3 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ग्राफ में मैं बना देता हूँ, यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार ये ऐसे, ये B से C आ गया है, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर अब T2 हो गया। ठीक है सर। फिर सर हमने फिर इसको यहां पर रखा है सिंक के ऊपर। किसके ऊपर रखा है, इस सिंक के ऊपर रखा है। तो जैसे ही मैंने इसको सिंक के ऊपर रखा तो अब सिंक का टेम्परेचर यहां पर T2 मान लीजिए और यहां पर इसका टेम्परेचर भी मान लेते हैं T2 हो गया है। तो अब यहां पर समतापीय जो है वो प्रसार हो जाएगा। अब क्या होगा, समतापीय संपीड़न होगा। अब यहां पर ये रखा है, अब यहां पर तापमान जो है वो नियत रहेगा, तापमान नियत रहेगा। और इसके ऊपर अगर मैं रख दूंगा, है ना, इसको थोड़ा रखा के यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ रखोगे, ये सूचालक है और इसका ये भी सूचालक है, तो ये यहाँ पे आके रहेगा ये वाला। तो इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, हीट का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन अब हमने संपीड़न किया है, यानी इसके वॉल्यूम को कम किया है लेकिन तापमान को वही रखा है। यानी आयतन जो है अब V3 हो गया है, प्रेशर P3 हो गया, लेकिन तापमान अभी भी T2 ही है। यानी संपीड़न किया है, कैसा, समतापीय संपीड़न। तो यहां पर हम लोगों ने समतापीय संपीड़न किया है इस तरह से। यानी अब ये पॉइंट D पे आ गया है और यहां पर दाब P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर अभी भी T2 है, क्योंकि ये समतापीय संपीड़न है। यहां पर रुद्धोष्म प्रसार हुआ था, रुद्धोष्म प्रसार हुआ था। और अब फाइनली मैंने क्या किया है, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम है तो वापस क्या हो जाएगा, ये अब ये यहां पे आ गया है। अब इसको उठा के कहां रख दिया है, इस पे रख दिया है, वापिस कुचालक पे यहां रखा, फिर यहां रख दिया है। जब यहां रखा
तो फिर जो है इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, क्योंकि रुद्धोष्म है तो हीट तो जाएगी नहीं, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कितना हो गया, वापस इसका टेम्परेचर T1 हो गया है और ये अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस चला गया है, यानी इनिशियल कंडीशन में चला गया है, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, P3 V3 तो यहाँ था, तो ये P4 V4 हो जाएगा T2, और ये वापस अब चला गया समतापी रुद्धोष्म संपीड़न। फिर उसको उस प्लेट पे रखा और वो वापस यहाँ हो गया रुद्धोष्म संपीड़न। वही कार्नोट सर्किल जो प्रीवियस क्लास में बताया था उसी को यूज किया। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा W1, यहाँ पर वर्क डन होगा W2, यहाँ पर वर्क डन होगा W3 और यहाँ पर कुछ कार्य मतलब वर्क डन होगा W4। इन चारों को मिला दो तो कुल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो अब मैं जो है इसको फटाफट एक अलग स्क्रीन पे बना के और वर्क डन फाइंड आउट करता हूँ इस पूरे प्रोसेस का। तो देखिए, अब मैं कलर यूज नहीं कर रहा, अब तो बस इस तरह के चक्र है A B C T। यहाँ पर P1 V1 T1 P2 V2 T2 T1 समतापी है ना, P3 V3 T2 P4 V4 T2 और वापस ये वाला ऐसे, ठीक है। अब W1 या ऐसे लिख दूं A से B समतापीय प्रसार में, समतापीय प्रसार। तो W1 कार्य, समतापीय में कार्य कितना होता है, समतापीय में कार्य होता है nRT log E, अगर n मोल है गैस के तो, ठीक है, log E। V फाइनल कितना है V2 अपॉन V इनिशियल कितना है V1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे कैसे, B से C क्या है, रुद्धोष्म प्रसार है, क्या है, रुद्धोष्म प्रसार है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा W2 NR गामा -1 T इनिशियल कितना है T1 माइनस T फाइनल T2। याद कीजिए, इसीलिए मैंने बताया था जब प्रीवियस क्लास करवाई थी। ऐसे होगा C से D क्या है, समतापीय संपीड़न। तो W3 क्या आएगा, nRT log E। V फाइनल कितना है, V फाइनल है V4, V इनिशियल यहाँ पर कितना है V3, और लास्ट है D से A रुद्धोष्म संपीड़न। यहाँ पर कितना हो जाएगा W4, वही NR अपॉन गामा -1 T इनिशियल कितना है T2 माइनस T फाइनल कितना है T1। T इनिशियल मतलब यहाँ से शुरू हुआ ना D से A, तो ये वाला इनिशियल होगा, ये फाइनल है T1। ओके, तो यहाँ से W टोटल जो आएगा, W कुल परिणामी वो आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इन सबको जोड़ दो तो nRT log E V2 बटे V1 प्लस NR गामा -1
T1 माइनस T2 प्लस nRT log E V4 अपॉन V3 प्लस nR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो ये T1 माइनस T2, ये T2 माइनस T1, बाकी nR अपॉन गामा माइनस 1, nR अपॉन गामा माइनस 1, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ये प्लस आएगा उतना का उतना ये माइनस आ जाएगा। तो W टोटल मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो वर्क डन आएगा कुल कितना, nR, एक मिनट एक चीज आप जो है वहां पे कर दीजिए, क्योंकि ये T1 पे हो रहा था ना, तो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2 कर दें, है ना, क्योंकि ये T1 पे हुआ था सारा का सारा समतापीय में और ये T2 पे हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख दोगे nRT1 log E V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 log E V4 अपॉन V3। इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू nRT1 log E V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 log E V3 अपॉन V4 पे पावर माइनस वन कर दिया तो वापस वही हो जाएगा जैसा पहले था, लेकिन इससे कंडीशन ये हो जाती कि अगर log x पे पावर n है तो इसको मैं लिखता हूँ n log x, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पे वर्क डन, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा इसी तरह का बनेगा, V2 अपॉन V1 माइनस nRT2 log E V3 अपॉन V4, क्योंकि पावर आगे ले ली मैंने, इसको यूज करते हैं। ये मेरे पास हुआ था। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आराम से जैसे मैं करवा रहा हूँ उसी को देखते रहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैथमेटिक्स भाई साहब प्रैक्टिस से आती है ना। अब इस डेरिवेशन में मैथ यूज हो रही है, देखो फिजिक्स जो होनी थी वो हो गई, अब मैथ्स यूज हो रही है। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू हो जाएगा अब ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं दक्षता की। दक्षता होती है कार्य बटा दी गई ऊष्मा। अब यहाँ फिर एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से जो Q1 ऊष्मा दूंगा ना, देखो समतापीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम में अगर मैं लिखूं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, आपको पता है ताप नियत है, तो डेल्टा U सोचो बोझ करके स्क्रीन को कितना होगा, 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा नियत है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, यानी जो भी ऊष्मा है वो कार्य में बदल जाती है। यहाँ पर जो कार्य हुआ है वही ऊष्मा मैंने ली है, तो Q1 मैंने ली है, और Q1 यहाँ पर कितनी लिख सकता हूँ मैं, nRT1, फिर इधर नीचे लिख देते हैं, ईटा बराबर nRT1 log E V2 अपॉन V1 माइनस nRT2 log E V3 अपॉन V4 और डिवाइड बाई जो फर्स्ट वर्क हुआ था कौन सा, nRT1 log E, यानी ये हो जाएगा W अपॉन Q1 log E V2 अपॉन V1। चलिए सर देखो ये nRT log E V2 अपॉन V1, nRT log E V2 अपॉन, ये तो हो जाएगा 1 और ये सारा का सारा इसके बट्टे में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए, ईटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस
nRT2 log E V3 upon V4 डिवाइड बाई nR V2 upon V1 nR T1 log E V2 upon nR से nR खत्म हो गया। अब चलिए ये हो जाएगा, तो यहाँ से ईटा आ गया 1 माइनस T2 log E V3 upon V4 डिवाइड बाई T1 log E V3 और V2 upon V1। अब एक छोटा सा मैथमेटिकल पंगा और पड़ेगा, वो ये है कि भाई साहब ये जो प्रोसेस था, अलग पेज पे करते हैं फिर आएंगे इस पे। ये कुछ इस तरह का प्रोसेस था। ए P1 V1 T1 P2 V2 T1, यहाँ पर P3 V3 T2 P4 V4 T2 और ये वापस ऐसे। ये थे रुदोष्म, क्या थे? रुदोष्म। तो V और T के फॉर्म में हमें क्या करना है, एक रुदोष्म की इक्वेशन निकालनी है। तो रुदोष्म की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पहले जरा देखिए इसको। PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मुझे चाहिए V और T के फॉर्म में, मतलब मुझे P को हटाना है। तो मुझे पता है PV इक्वल्स टू होता है nRT, यानी P को हटाना है तो P बराबर लिख सकता हूँ nRT बट्टे V। nR तो कांस्टेंट है, यानी P प्रोपोर्शनल टू T बट्टे V, यानी P की जगह T बट्टे V यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा P, और यहाँ पे कितना हो जाएगा T बट्टे V। ये ना, ये साइड का पार्ट है, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, बट कैसे आया मैं जरा आपको बता देता हूँ। इक्वेशन P और T के टर्म है, तो यहाँ पर इनपुट कर दो तो P की जगह आ जाएगा T बट्टे V और V पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये ऊपर चला जाएगा तो T V पे पावर गामा, और ये V है नीचे तो ऊपर जाके माइनस का 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये एक और समीकरण होती है। कल मैंने बताया था ना, एक तो PV गामा बताया था, एक P और T के टर्म में एक इक्वेशन बनाई थी, और एक T और V के टर्म में। तो तीन तरीके से रुदोष्म की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर ये अपने यहाँ बहुत काम का है, इससे अपना काफी काम जो है वो सर जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T इनिशियल V इनिशियल पे पावर गामा माइनस 1 बराबर T फाइनल V फाइनल पे पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज कैसे है, इस पहले रुदोष्म प्रकरण को देखिए। तो इसके लिए T इनिशियल क्या है T1, और V इनिशियल क्या है V2 पे पावर गामा माइनस 1, और इसके लिए फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल है T2 V3 पे पावर गामा माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरी वाली इसको ऐसे दे दिया, T2 यहाँ पर T इनिशियल क्या है T2, V इनिशियल है V3 पे पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पर सॉरी ये वाला रुदोष्म है। तो T2 और V इनिशियल यहाँ पर क्या है V4 पे पावर गामा माइनस 1 बराबर, यहाँ पर फाइनल में टेम्परेचर क्या है T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, है ना। स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा उतार लीजिए इसको। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं T2 अपॉन T1। T2 के बट्टे में T1 गया तो V2 के बट्टे में V3 आ जाएगा। ये हो जाएगा V2 अपॉन
V3 V2 अपॉन V3 पे पावर गामा माइनस 1, या फिर ऐसे कैसे यहां पे लिख सकता हूं T2 अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 2 में रीअरेंज करूं तो T2 के बट्टे में T1 आया तो V1 के बट्टे में V4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V1 बट्टे V4 पे पावर गामा माइनस 1, यानी ये T2 अपॉन T1, ये भी T2 अपॉन T1, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बराबर हो जाएगा, यानी V2 अपॉन V3 बराबर हो जाएगा V1 अपॉन V4। देखो पावर आएगी गामा माइनस 1 दोनों की वैसे कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए V2 अपॉन V1, तो ये इसके बट्टे ये इधर आ जाएगा तो इसको इधर भेज दो, यह जाएगा V3 अपॉन V4। अरे यार ये तो अपना काम बन गया, यानी V3 अपॉन V4 किसके बराबर है, V2 अपॉन V1 के, यानी यहाँ पर V3 अपॉन V4 की जगह V2 अपॉन V1 लिख दो। तो आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन लिख के कॉपी में ये इक्वेशन लिख के उसके बाद ये वाली सारी कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन करोगे, ये इक्वेशन लिख के और यहाँ पर पुट कर दोगे। जो कुछ होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से ये आया है। तो ईटा आ जाएगा 1 माइनस T2 लॉग ई, V3 की जगह V2 अपॉन V1 लिख दो। अब तो बस औपचारिकता मात्र बच गई है, सारा कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब ये सब तो बच गया। T2 ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये होती है कार्नोट इंजन की दक्षता। T2 कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी सिंक का टेम्परेचर कभी 0 केल्विन हो नहीं सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कभी 100% तो हो नहीं सकती, बट मैक्सिमम जरूर हो सकती है। तो कार्नोट इंजन की दक्षता ये होती है। अगर मैं इसको कार्नोट इंजन को ऐसे दर्शाऊं, ये स्रोत, ये कार्यकारी पदार्थ और ये सिंक, ऐसे है ना। तो ये अगर यहाँ पर Q1 हीट ले रहा है और इसको Q2 दे रहा है तो इसकी दक्षता वो भी हो जाती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला भी वैलिड है। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला T2 अपॉन T1 बराबर है Q2 अपॉन Q1 में कार्नोट इंजन के टाइम पे। T2 अपॉन T1 बराबर किसके है, Q2 अपॉन Q1 के। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। तो ये दक्षता होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि कार्नोट चक्र क्या है, या फिर पूछा जाता है कि कार्नोट इंजन को समझाइए तथा उसमें कार्य की गणना कीजिए तथा दक्षता की गणना कीजिए। तो कार्नोट इंजन को मैंने समझा दिया, वो अलग अलग तरह से डायग्राम बना के उसके बाद कार्य की और उसके बाद ये दक्षता की गणना हम लोगों ने कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक वर्क जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कार्नोट इंजन इन 1000 किलो कैलोरी हीट वैल्यू, ये कह रहा है कि इस तरह से एक कार्नोट इंजन है, ये कार्नोट इंजन है मान लो, और यहाँ पर ये इस तरह से, ये सिंक है, ये स्रोत है और ये कार्नोट इंजन है। ठीक है साहब। अब ये क्या कह रहा है कि 827 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कुछ Q1 हीट लेता है और Q2 दे देता है जिसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री। फिर पूछा है कार्य की गणना ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करो। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये 827 डिग्री है, पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो इसको T1 अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 827 प्लस 273, 73 और 27 कितने हो गए 100, और 800 और 200 तो ये हो जाएगा 1100 केल्विन। T2 ऐसे कैसे आ जाएगा
27 प्लस 273 ये हो जाएगा 300 केल्विन। पहला काम तो यही करना है। ओके जी, अब यहां पर कार्य की गणना तो सिंपल से कर सकते हो आप। 1 माइनस जो आएगा आपका कार्य कितना आ जाएगा, 1 मिनट, तो दक्षता देख लो सबसे पहले। दक्षता कितनी आ जाएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1, यहां से आ जाएगी कितनी, ईटा कितनी आ जाएगी, 1 माइनस T2 कितना है 300, T1 कितना है 1100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 11 में से 3 गया, पीछे रहा 8, 8/11, ये आ गई ईटा। यानी W अपॉन Q1 बराबर 8/11। तो अगर मुझे निकालना क्या है W, तो W हो जाएगा 8/11 इंटू Q1, और Q1 कितना है, Q1 का वही रेशियो होता है जो इसका होता है, तो 1100 से मल्टीपल करके आंसर आप निकाल लीजिए। 1 मिनट, ओके, Q1 की वैल्यू भी दे रखी है ना, 1000 किलो कैलोरी, ये भी दे रखा है। चलिए ये और अच्छा हो गया, क्योंकि Q1 की यहाँ पर वैल्यू ही चाहिए, वरना ये प्रतिशत में आ जाता। तो 1000 किलो कैलोरी यानी 1000 और किलो कैलोरी यानी 10⁻3, यानी कितना हो जाएगा ये 10⁻6। तो यहाँ पर Q1 वैल्यू मल्टीपल कर दो, Q1 दे रखा है तो यहाँ पर कर दिया, तो ये W आ गया, वर्क डन कितना। तो वर्क डन भी निकाल लिया, और यहाँ से दक्षता भी हम लोगों ने निकाल ली कि कितनी हुई। दक्षता क्या होती है, यहाँ पर कार्य बटा दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा इसने दे रखा है कि यहाँ से इतनी ऊष्मा लेता है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये ऊष्मागतिकी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सारे जो पार्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं, मैं फिर रिवीजन बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ऊष्मागतिकी होता क्या है, ऊष्मागतिकी के बारे में देखा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देखी वो देखा, कार्य, आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा के बारे में। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के बारे में देखा, समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, सम आयतनिक, चक्रीय, इन सब के ग्राफ देखे, इन सब का कार्य देखा कि किस में कितना कार्य होता है, इन सब की लिमिटेशंस वगैरह देखी कि समतापीय है तो पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में बदल जाएगी, सम आयतनिक है तो आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्जन होगा, रुद्धोष्म है तो हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, समदाबीय है तो दोनों होगा। फिर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv के बारे में देखा, फिर Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, मेयर रिलेशन, मेयर का संबंध, ये भी हमने देखा। उसके बाद हम आगे हीट इंजन पे, यानी ऊष्मीय इंजन क्या होता है, फ्रिज क्या होता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखा, और कार्नोट इंजन के बारे में चर्चा की। तो NCERT का हर एक पार्ट जो है वो आपका इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया। ये 9 लेक्चर है, इसमें पूरी की पूरी ऊष्मागतिकी आ गई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे वो आपसे ईजीली हो जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।